देखिए, आपने अगर अली बाबा से बिल्कुल स्टार्ट करना हो सामान लेना तो उसका क्या प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग के अंदर अली बाबा किस तरीके से चलती है, किस तरीके से अली बाबा के ऊपर हमने सामान लेना होता है, ये सारे के सारे प्रोसेस को आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो लोग बिल्कुल स्टार्ट लेना चाहते हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अली बाबा से आपने किस तरीके से स्टार्ट लेना होता है, चाइना से डायरेक्टली अगर आप सामान मंगवाना चाहते हैं तो देखिए, अली बाबा एक मार्केट प्लेस है। ये आप जान लें कि अली बाबा वाले खुद कोई भी सामान नहीं बेच रहे होते, बल्कि अली बाबा वाले एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सप्लायर्स को, जो कि वहाँ पर आके अपना सामान बेचते होते हैं। तो यही बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अली बाबा वाले कुछ भी नहीं बेच रहे होते। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि अली बाबा वाले एक ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते होते हैं कि अगर आप हमसे सामान लेंगे, हमारे मार्केट प्लेस के थ्रू सामान लेंगे, तो हम आपको ये ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी बंदा जिससे आप सामान खरीद रहे होंगे, अगर वो आदमी आपके साथ कुछ भी आगे पीछे करता है, कोई भी सामान अगर आपको ठीक प्रोवाइड नहीं करता, तो हम आपको ये चीज़ की एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे कि कल को अगर आपने उससे सामान इस तरीके से, जिस तरीके का आपने सामान ऑर्डर किया है, अगर उस तरीके का सामान उससे आपको नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आपको किसी भी किस्म के मसले की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो पैसा होगा, जो आपने ट्रांसफ़र किया होगा, वो एक्चुअल में उस सप्लायर के पास नहीं गया होगा, बल्कि वो पड़ा होगा एस्क्रो के अंदर। एस्क्रो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर होता है जो कि अपने पास पैसा रखता होता है, और वो तभी सप्लायर को रिलीज़ करता होता है जब आप ये चीज़ की कन्फर्मेशन दे दें कि आपके पास मुकम्मल तौर के ऊपर जो सामान आपने ऑर्डर किया था वो पहुँच भी गया और वो बिल्कुल ठीक भी है, उसके में कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं है। यहाँ तक जब आप कर लेते हैं तो आपको इस बात का पता लग जाना चाहिए कि भाई अली बाबा जो आपको ट्रेड एश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो उसकी एक सर्विस है। इस तरह से नहीं है कि भी अली बाबा वाले खुद आपको सामान प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बल्कि अली बाबा वाले एज ए मीडिएटर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ देखनी होती है कि जोन से भी सप्लायर से आप सामान ले रहे हैं, वो सप्लायर एक्चुअल में क्या है, सप्लायर किस किस्म का आपको सामान दे रहा है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि आपको सामान हल्की क्वालिटी का भी देते होते हैं और सस्ते रेटों के ऊपर देते होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप जो है वो बड़े रेटों के ऊपर, महंगे रेटों के ऊपर जो सामान लेंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, लेकिन ये भी लाजमी नहीं है कि आपको अगर कोई सस्ता सामान दे रहा है तो वो भी आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर दे रहा होगा। कई बार इस तरीके से भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का सामान आपको प्रोवाइड करने लग जाते हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से हम भी इस चीज़ को प्रेफरेंस करते होते हैं कि भी कई दफ़ा हम पहले सैम्पलिंग करते होते हैं। जिस भी सप्लायर से हमने सामान लेना होता है उस सप्लायर से एक्चुअल में हम पहले सामान मंगवाते होते हैं सैंपल। जब सैंपल हमारे पास पहुंच जाता है, सैंपल की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। सैंपल को चेक करने के बाद, उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर क्वालिटी चेक करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने उस बंदे से सामान लेना भी है या नहीं लेना। और आफ्टर दिस डिसीजन हम जो है वो अपने नतीजे के ऊपर पहुंचते होते हैं कि भाई अब हम जो है वो कौन सी साइड के ऊपर जाएंगे। आखिर हम जो है इस बंदे से सामान लेंगे या फिर हमने इस बंदे से सामान लेना ही नहीं है और हमने किसी और सप्लायर से सामान लेना है। यहाँ पर एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जिस भी बंदे से सामान ले रहे हो, जिस भी सप्लायर से सामान ले रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपने काफ़ी ज़्यादा सप्लायर्स को फिल्टर करके ढूंढना है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप जो पहला बंदा आपको मिला है आपकी क्वालिटी के सामान का, उसी से आपने ले लिया, बल्कि आपने कम से कम 50, 60, 70 सप्लायर से रब्ता करना होता है। इसी को एक्चुअल में सोर्सिंग कहते हैं। 50, 60, 70 सप्लायर से जब आप रब्ता करेंगे तो उसके बाद आपके लिए डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी कि आपने किस से सप्लायर से सामान लेना है, कौन सा सप्लायर आपको बेटर रेट भी प्रोवाइड कर रहा है, बेटर क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। और क्वालिटी देखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, आपने सैंपल्स मंगवाने होते हैं। सैंपल चेक करने के बाद आपने ऑर्डर प्लेस करना है, और ऑर्डर प्लेस के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने अपनी ट्रेड एश्योरेंस को देखना, ताकि आप मुकम्मल तौर के ऊपर अपने आप को सिक्योर रख सकें। अब ये बेसिक्स होगी बिल्कुल कि आपने जो है किस तरीके से अपने सप्लायर्स को ढूंढना है, अपने सप्लायर को किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है। लेकिन जब आप कॉन्टैक्ट करते होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो ये होती है कि शिपिंग कंडीशन जो है वो आपको देते होते हैं हर सप्लायर, कि हम आपको ये सामान दे रहे हैं, ये एक्चुअल में हम आपको किस कंडीशन के अंदर दे रहे हैं। कई सप्लायर आपको ये कहते हैं कि भाई हम आपको ये जो सामान दे रहे हैं ये एक्चुअल में हम आपको EXW रेट के ऊपर दे रहे हैं। EXW एक्स वर्क मतलब कि आपको जो है वो गोदाम के अंदर माल दे देगा, गोदाम से आपने खुद उठवाना है। आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, आप इंडिया के अंदर बैठे हैं, आप बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं, आप अमेरिका के अंदर बैठे हैं, आप UK के अंदर बैठे हैं, आप किस तरीके से उठाएंगे भाई। उसको उठाने का तरीक़ाकार ये होता है कि जोन सा फ्रेट फॉरवर्डर होता है आपका, जो कि आपका सामान ला रहा होता है, उसको आपने बताना होता है कि भाई ये सामान इस तरीके से हमारा पड़ा हुआ है, इस वेयर हाउस से हमने सामान उठाना है और इस वेयर हाउस से हमने मंगवाना है सामान। तो वो फिर उस वेयर हाउस से उठवा लेता होता है और वो बताता होता है कि इतना आपको जो है वो एक्स्ट्रा किराया लगेगा उस वेयर हाउस से उठाकर पोर्ट के ऊपर मंगवाने का। वो जो किराया होता है वो फिर आपने अपने सप्लायर के साथ भी डील करनी होती है कि भाई अगर हम आपको जो है वो FOB प्राइस, FOB फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, मतलब कि वो सप्लायर जो आपको सामान दे रहा होता है वो आपको फिर पोर्ट के ऊपर पहुँचा कर देता होता है। आप उससे ये बात कर सकते हैं कि भाई आप हमें EXW प्राइस ना दो, बल्कि आप हमें FOB प्राइस दो। FOB प्राइस के अंदर ये होगा कि वो फिर सप्लायर आपको जो सामान दे रहा होगा वो आपको कोई गोदाम के ऊपर नहीं देगा, बल्कि वो आपको फिर पोर्ट के ऊपर पहुंचा कर देगा। जब आपको वो पोर्ट के ऊपर पहुंचा कर सामान दे देगा, आफ्टर डैट जो है वो फिर आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है कि अब हमारे कितने खर्चे आएंगे। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी होती है अपने पोर्ट से लेकर अपने मुल्क की पोर्ट तक। लेट्स सपोज कि आप जो है वो UAE के अंदर मंगवाना चाहते हैं तो दुबई पोर्ट का आप चेक कर सकते हैं कि दुबई पोर्ट के ऊपर जो है वो कितने खर्चात आएंगे। अगर आप दुबई पोर्ट को नहीं चेक करते, आप पाकिस्तान में मंगवाना चाहते हैं तो आप कराची पोर्ट को चेक करेंगे, इंडिया में मंगवाना चाहते हैं तो आई गेस मुंबई पोर्ट समथिंग को आप चेक करेंगे। इस तरीके से जोन से एरिया के अंदर आप सामान मंगवा रहे हैं, उसी एरिया की आप पोर्ट पहले चेक करेंगे, उसके बाद आप
डिसाइड करेंगे कि आपने जो है वो कहाँ से सामान मंगवाना है और कितना सामान आप मंगवाएंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जिससे कम बाई सी नहीं आता होता, फिर आपको बाई एयर की तरफ जाना होता है। बाई एयर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बाई सी। तो अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट ले रहे हैं और आप जो है वो थोड़ी सारी क्वांटिटी के अंदर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कम से कम इतनी क्वांटिटी के अंदर जाएँ कि वो बाई सी आपका माल आ सके। ऐसा ना हो कि आपका माल जो है वो बाय एयर आए और बाय एयर के अंदर आपको इतने ज़्यादा जो है वो फ्रेट वगैरह पड़ जाए कि आप कहें कि भी यार ये तो होलसेल के अंदर मैं ले लेता तो बेनिफिशियल था। तो इस वजह से ये चीज़ को आपने काफ़ी ज़्यादा अपने ध्यान में रखना है। अपना सामान परचेजिंग करने से पहले अपनी मुकम्मल तौर पर कैलकुलेशन करनी है, कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी है। अगर खुद नहीं होती तो जो आपका क्लियरिंग एजेंट होगा उसके साथ जो है वो बैठ कर आपने तय करना है कि भी कितनी कस्टम ड्यूटी हमारे पास पड़ेगी, ताकि आपको एक्चुअल में पता हो कि भी टोटल आपके खर्चे कितने होंगे और आपको बाद में किसी भी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।